सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ बीएमसी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग देखी, कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखा, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया सभी स्टूडेंट की तरफ से। तो आज हम इंडक्शन मोटर से ही कुछ और जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क और स्लिप क्या होता है ये भी डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड टॉर्क और स्लिप दोनों मिला के एक टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बनाते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये एक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। हमने y एक्सिस पे टॉर्क लिया है और जो x एक्सिस है वहां पे हम लोगों ने स्लिप कंसिडर किया है। सिमिलरली हम लोग टॉर्क वर्सेस स्पीड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम ही आता है, क्योंकि स्लिप और स्पीड है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। तो हम लोग एक ही ग्राफ यहाँ पे या फिर एक ही कैरेक्टरिस्टिक हम दोनों के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखना कि जो स्लिप का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग यूजुअली जहाँ पे 0 लेते हैं वहां पे 1 है, और जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 0, यानी कि जो स्लिप का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 0 से 1 ऐसे आप देख लेना। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन करके दिया है। और जो स्पीड है वो हम लोग नॉर्मली लेते हैं, यानी कि 0 यानी पे स्पीड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और स्पीड 1 इन परसेंटेज, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पीड आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो स्लिप और स्पीड है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये टॉर्क का जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर सबसे पहले देखना, तभी आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा और कुछ डाउट भी नहीं रहेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज क्लियर दैट व्हेन s इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0। ऐसे यानी कि अगर स्लिप 0 हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो अगर स्लिप 0 हुआ तो टॉर्क है वो भी डायरेक्टली 0 हो जाएगा। हेंस द कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट O। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे स्लिप का जो वैल्यू है वो 0 है, तो जहाँ पे स्लिप 0 है वहां पे भी टॉर्क भी 0 ही होगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। एट स्मॉलर वैल्यूज ऑफ स्लिप s यानी कि क्लोज टू द सिंक्रोनिज्म द टर्म s इंटू x2 इज स्मॉल, हेंस द नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द r2। तो इन्होंने क्या कहा है कि स्लिप अगर बहुत ही कम वैल्यू का हुआ, स्लिप कम है मतलब यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यानी कि नियर टू द सिंक्रोनिज्म। तो अगर जहाँ पे स्लिप का वैल्यू कम है तो sx2 यानी कि ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसका वैल्यू भी बहुत ही कम होगा। अगर स्लिप का वैल्यू वैसे भी 0 से 1 में होता है, तो अगर s का वैल्यू उसमें भी कम है तो इट विल बी लेस देन द 1 ऑब्वियसली, यानी कि 0.2 0.02 ऐसा कुछ वैल्यू रहेगा। तो अगर इतना वैल्यू कम होगा तो वो R2 के कंपैरिजन में हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग टॉर्क के जो फॉर्मूला को अगर लिखेंगे यहाँ पे sx2 का टर्म इग्नोर करने के बाद, तो हमें मिलेगा समथिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s डिवाइडेड बाय द R2, यानी कि जो डिनोमिनेटर का टर्म है। तो अगर हम लोगों ने ये इग्नोर किया तो ऊपर का R2 न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का R² में से एक R2 कट हो जाएगा, तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s डिवाइडेड बाय द R2। उसमें भी अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर है यानी कि R2 है, अगर उसे कांस्टेंट अज्यूम किया तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, ऐसा हम लोग कह सकते हैं फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ स्लिप। यानी कि आप ये जो रेड कलर का जो पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें इन्होंने कहा है कि स्लिप का जो वैल्यू है वो कम है, वहां पे टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप है, इसलिए आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रही है। एज स्लिप इंक्रीजेस फॉर इंक्रीजिंग लोड ऑन द मोटर द टॉर्क ऑल्सो इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम व्हेन s इज इक्वल टू R2 अपॉन x2। तो इन्होंने क्या कहा है कि स्टार्टिंग में इन लोगों ने s का वैल्यू बहुत ही कम अज्यूम किया है, जैसे जैसे हम लोग स्लिप इंक्रीज करते जाएंगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क भी है वो इंक्रीज होते जा रहा है। एज स्लिप इंक्रीजेस द टॉर्क ऑल्सो इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम व्हेन s इज इक्वल टू R2 अपॉन x2, यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क अपीयर हुआ है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि मैक्सिमम टॉर्क कौन सी कंडीशन के लिए आता है, तो वो हम लोग स्लिप से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि स्लिप एट द मैक्सिमम टॉर्क विल बी इक्वल टू R2 अपॉन x2। ये मैक्सिमम स्लिप नहीं होता, ये होता है स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। तो आपको R2 और x2 का वैल्यू आपको पता रहेगा, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है उसी को हम लोग या तो पुल आउट टॉर्क या फिर ब्रेक डाउन टॉर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क इज नथिंग बट द पुल आउट टॉर्क और ब्रेक डाउन टॉर्क। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पुल आउट टॉर्क से रिलेटेड या फिर ब्रेक डाउन टॉर्क रहेगा, तो उसका मतलब सेम ही है, तो वो लोग वहां पे मैक्सिमम टॉर्क के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं यही जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं चेंज करके लिख ले रहा हूँ, यानी कि टॉर्क हम लोग यहीं पे लिखेंगे y एक्सिस पे, लेकिन जो स्लिप है वो हम लोग अभी ये डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, यानी कि स्लिप अगर 0 हुआ और स्लिप यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्पीड के लिए आप यही ऊपर वाला जो डायग्राम है वही रेफर करना, और स्लिप के लिए आप ये वाला डायग्राम यहाँ का नीचे का
वो रेफर करना। तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम टॉर्क से पहले यानी कि लो स्लीप रीजन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है लो स्लीप रीजन और ये इसको हम लोग कंसिडर करेंगे हाई स्लीप रीजन, ठीक है। ये होगा हाई स्लीप रीजन। सेम डायग्राम में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ मैंने फ्लिप करके यहाँ पे ड्रॉ किया है। टॉर्क वही है और जो स्लीप है वो हम लोगों ने 0 से 1 यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लीप है, ठीक है। तो ये पोर्शन क्लियर हुआ और इसी को हम लोग स्टेबल रीजन भी कहते हैं। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इसी को हम लोग स्टेबल रीजन कहते हैं। जो पिंक पोर्शन है इसी को हम लोग स्टेबल रीजन कह रहे हैं, जहाँ पे टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लीप है। तो आगे देखते हैं, एज द स्लीप फर्दर इंक्रीजेस दैट इज द मोटर स्पीड फॉल्स विथ फर्दर इंक्रीज इन द मोटर लोड देन R2 becomes negligible as compared to the SX2। तो इन्होंने क्या कहा है, अगर हम लोग स्लीप और इंक्रीज करते जाएंगे यानी कि ये डायरेक्शन में आफ्टर द मैक्सिमम टॉर्क, तो आपको देखेगा कि जो स्पीड है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि स्पीड ये देखो यहाँ पे 0 का वैल्यू यानी कि यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे अपोजिट साइड पे मैक्सिमम है। तो जैसे हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी स्लीप के रिगार्डिंग कंसिडर कर रहे हैं। तो स्लीप अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो जो स्पीड का वैल्यू है वो कम होते जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हो जो टॉर्क है वो भी कम होते जाएगा। तो ये इन्होंने आगे लिखा है। तो क्या लिखा है इन्होंने, देन द R2 becomes negligible as compared to the SX2। तो यहाँ पे R2 का वैल्यू है वो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि S यानी कि स्लीप का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाता है। जो डिनोमिनेटर में है वो वैल्यू हमें ज्यादा मिलने लगेगा। तो देयरफॉर फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ स्लीप, पहले हम लोगों ने स्मॉल वैल्यूज के लिए किया था, अभी हम लोग लार्ज वैल्यूज के लिए कंसिडर कर रहे हैं। सो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ स्लीप टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S डिवाइडेड बाय SX2 द होल स्क्वायर, क्योंकि R2 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इग्नोर किया है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/s है, यानी कि टॉर्क है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लीप है। तो आपको यहाँ पे आप कर्व देख सकते हो, स्लीप जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टॉर्क है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लीप। तो मैं ये वाले डायग्राम में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, तब आप बाद में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हाई स्लीप रीजन में टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लीप होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको ये समझने में आसानी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसे ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं कि लीनियर होगा तो हम लोग सिमिलरली ऐसे ड्रॉ होगा और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टॉर्क के बाद वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग अनस्टेबल रीजन कहते हैं। तो ये क्यों होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना कि लो स्लीप रीजन यानी कि जहाँ पे स्लीप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो स्टेबल रीजन होता है, और जहाँ पे टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लीप होता है वो रीजन होता है वो अनस्टेबल रीजन होता है। तो आगे इन्होंने लिखा है हेंस द टॉर्क स्लिप कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टॉर्क स्लिप कर्व है फॉर हायर वैल्यूज ऑफ S तो हमें कैसे मिलता है, तो आप लिख सकते हो कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, एनी फर्दर इंक्रीज इन मोटर लोड रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ टॉर्क डेवलप बाय द मोटर। तो हमें पता ही है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि अगर हम लोड इंक्रीज करेंगे मोटर का तो वहां पे स्पीड डिक्रीज होगा, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर स्पीड डिक्रीज हुआ तो टॉर्क भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। आगे इन्होंने क्या लिखा है, द रिजल्ट इज दैट द मोटर स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। तो अगर हम लोगों ने लोड इंक्रीज किया तो स्पीड है वो कम होते जाएगा, और अगर स्पीड कम हुआ तो टॉर्क भी कम होते जाएगा। आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हो, अगर स्पीड कम हुआ तो टॉर्क भी कम होते जाएगा, और धीरे धीरे कम होते होते इवेंचुअली एट सर्टेन मोमेंट वो आके 0 पे रुक जाएगा एंड द मोटर विल स्टॉप्स। द स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द मोटर लाइज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ S इज इक्वल टू 0 एंड दैट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टॉर्क। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट डायग्राम में मार्क किया, मैं चाहे तो यहाँ पे भी मार्क करके देता हूँ, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क के जो राइट साइड का रीजन है वो स्टेबल रीजन होता है, ठीक है। ये होता है स्टेबल रीजन, और जो उसके लेफ्ट साइड का जो रीजन है वो होता है अनस्टेबल रीजन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम लोगों ने लास्ट डायग्राम में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे मार्क किया है। तो सेम आप दोनों डायग्राम में या फिर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये ध्यान रखना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ लेना। तो अभी देखते हैं रिलेशन बिटवीन द फुल लोड टॉर्क एंड द मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है। तो ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आप अगर बाय हार्ट करोगे तो इजीली होगा, इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में पूछा है ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये पूछा है फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क के बीच में। तो हम लोग लिख लेते हैं TFL यानी कि फुल लोड टॉर्क डिवाइडेड बाय TA मैक्स यानी कि मैक्सिमम टॉर्क। तो
ये ध्यान में रखना कि मैक्सिमम टॉर्क है वो हमेशा डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं कि फुल लोड टू टी मैक्स। अगर आप इन्वर्स करोगे तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है 2as डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ठीक है, तो जो s है ये फुल लोड स्लीप है, आप लिख लेना, ये है फुल लोड स्लीप, यानी कि जब भी हम फुल लोड करेंगे वहां पे हमें जो स्लीप मिलेगी वो पर्टिकुलर स्पीड पे, उसको हम लोग कहेंगे फुल लोड स्लीप। और जो a वैल्यू है वो है मैक्सिमम स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क, स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो s है ये है स्लीप एट फुल लोड टॉर्क, तो आपको समझने में आसानी होगी। स्लीप एट फुल लोड टॉर्क एंड एक है स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क। तो अगर आप ये दोनों के वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा, और इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में। तो इसी का एक एडवांस वर्जन है रिलेशनशिप बिटवीन द स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो अगर आपको सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है यही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल मैक्सिमम टॉर्क में क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमें पता ही है स्टार्टिंग में फॉर स्टार्टिंग स्लिप का वैल्यू क्या होता है, स्लिप का वैल्यू होता है 1। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, लेकिन किसी ने भी मुझे कमेंट में बताया नहीं कि स्लिप का वैल्यू इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, उसका रीजन किसी ने भी नहीं मुझे बताया। लेकिन s इज इक्वल टू वैल्यू होता है वो होता है 1 फॉर द स्टार्टिंग कंडीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो s का वैल्यू है वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि जो फुल लोड स्लिप है उसके जगह पे हम लोग जो s का वैल्यू है वो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो s का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमें कोई बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला को। अगर हम लोगों ने जो फर्स्ट फॉर्मूला है TFL डिवाइडेड बाय T मैक्स, अगर आपने ये फाइंड आउट किया इसका जो वैल्यू है वो, तो डायरेक्टली आप s की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो आप TFL डिवाइडेड बाय T स्टार्टिंग, ये दोनों रेशियो का इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको कोई भी अगर टॉर्क के बीच में जो रिलेशनशिप पूछा अगर किसी ने भी, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ द इंडक्शन मोटर। सो देयर आर 4 मेन स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ द इंडक्शन मोटर। फर्स्ट वन इज DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, सेकंड वन इज स्टार डेल्टा स्टार्टर, थर्ड वन इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर एंड द फोर्थ वन इज रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि इंडक्शन मोटर के लिए हमें कोई भी एडिशनल स्टार्टिंग इक्विपमेंट नहीं लगती है, करेक्ट, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग डिवाइसेस है। तो हमें फिर ये जो इंडक्शन मोटर के जो हम लोग अभी स्टार्टिंग मेथड्स या फिर जो स्टार्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये क्यों लगते हैं, तो इसका आंसर अभी देखते हैं क्या होता है। तो इसका आंसर ये है, द इंडक्शन मोटर ड्रॉज द हाई स्टार्टिंग करंट एज कंपेयर टू द रनिंग कंडीशन, यानी कि स्टार्टिंग के केस में जब इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है तब वो बहुत ही हेवी अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है एज कंपेयर टू द रनिंग कंडीशन। द स्टार्टिंग करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर इज अबाउट 6 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट, यानी कि IST स्टार्टिंग में जो करंट वो ड्रॉ करता है इट इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट, यानी कि बहुत ही ज्यादा होता है। अगर फुल लोड करंट 10 एम्पियर होगा तो जो स्टार्टिंग में वो 60 एम्पियर तक करंट है वो ड्रॉ करता है, तो बहुत ही वो हेवी करंट वहां पे ड्रॉ करते हैं। और अगर करंट बढ़ गया तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, उसके वजह से लॉसेस भी हो सकते हैं, उसके वजह से जो सर्किट ब्रेकर है वो भी अननेसेसरीली ट्रिप हो सकता है अगर वो एक सर्टन वैल्यू के ऊपर चला गया तो। सिमिलरली वहाँ पे हीटिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, उससे इफिशियंसी भी कम हो सकती है, वाइंडिंग भी डैमेज होने के चांसेस है। तो ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है स्टार्टिंग में करंट का सर्ज आने की वजह से, तो इसीलिए हम लोग जो स्टार्टर है वो यूज करते हैं। तो आगे लिखा है टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट सर्ज द लार्ज इंडक्शन मोटर आर स्टार्टेड एट रिड्यूस्ड वोल्टेज and then have the full supply voltage reconnected when they run up to near rotated speed, यानी कि इन्होंने क्या कहा है, स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए जो लार्ज इंडक्शन मोटर्स है वो हम लोग रिड्यूस्ड वोल्टेज पे, यानी कि जो इतना रेटेड वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज हम उसे अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से जो करंट है वो भी कम प्रोड्यूस होगा स्टार्टिंग में। और जब भी ये ऑलमोस्ट उसके डिजायर स्पीड पे आ जाएगा, यानी नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड, नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, नॉट एग्जैक्टली एट सिंक्रोनस स्पीड, तो जब भी वो उसके नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाएगा यानी कि रेटेड स्पीड पे, तब हम उसे फुल सप्लाई वोल्टेज है वो प्रोवाइड कर देंगे। द पर्पस ऑफ अ स्टार्टर इज नॉट जस्ट टू स्टार्ट द मोटर बट इट परफॉर्म्स द 2 मेन फंक्शन। तो क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द हेवी स्टार्टिंग करंट, हम लोगों ने अभी देखा,
एंड सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड द ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो स्टार्टर के दो काम है, फर्स्ट वन इज हेवी स्टार्टिंग करंट को कम करना एंड सेकेंड वन इज ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करता है। तो अभी देखते हैं एक एक करके जो स्टार्टर्स है वो क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑनलाइन और DOL स्टार्टर। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, आपने बहुत जगह पे देखे भी होंगे लेकिन सिर्फ कवरिंग देखा होगा। तो अगर कवरिंग हम लोग हटा देंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसा ये आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। द डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल। तो सबसे सिंपल यही मेथड होता है। इन दिस मेथड द स्टार्टर वोल्टेज इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सप्लाइड वोल्टेज, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हम लोग रेड्यूस वोल्टेज है वो अप्लाई नहीं करते, जो कुछ भी रेटेड वोल्टेज है वो हम लोग डायरेक्टली इसे सप्लाई करते हैं। तो मैं चाहिए तो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हम लोग रेटेड वोल्टेज पे रन करते हैं, इट इज रन ऑन रेटेड वोल्टेज, और जो रिमेनिंग जो बचे हैं स्टार्टर है वो हम लोग एट रिड्यूस्ड वोल्टेज पे हम लोग उसे रन करते हैं, रिड्यूस वोल्टेज विच इज लेस देन द रेटेड वोल्टेज। तो DOL स्टार्टर में आगे है, बाय दिस मेथड स्मॉल मोटर्स अप टू 5 किलोवाट रेटिंग आर स्टार्टेड टू अवॉइड द सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो DOL स्टार्टर पे अगर हम लोगों ने वोल्टेज कम नहीं कर रहे तो इसका हेल्प क्या है, तो ये हम लोग स्मॉल मोटर्स के यानी कि अप टू 5 किलोवाट रेटिंग तक के जो मोटर्स है उसके लिए यूज करते हैं एंड इट इज यूज टू अवॉइड द सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो अगर सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन कुछ हुआ तो उसको कम करने के लिए हम लोग ये जो DOL स्टार्टर है वो यूज करते हैं। तो इसके अंदर एक कॉइल अरेंजमेंट होती है और यहाँ पे स्टार्टिंग में मोटर टर्मिनल रहेंगे और अपोजिट साइड पे सप्लाई टर्मिनल रहेंगे। तो जब भी ये कॉइल को, इसके अंदर एक कॉइल होती है, अगर हम उसे एनर्जाइज करेंगे तो जैसे ही वो कॉइल एनर्जाइज होगी तब जो मोटर टर्मिनल है और सप्लाई टर्मिनल है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और मोटर को डायरेक्टली सप्लाई है वो मिल जाएगा, लेकिन ये बीच में सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कम करने का काम कर सकता है। तो इस पे एक स्टार्टिंग बटन होता है और एक स्टॉप के लिए बटन होता है। तो अगर स्टार्ट करने के लिए डायरेक्टली जो मोटर है वो स्टार्ट होगी और अगर ये रेड बटन पुश करोगे तो आपको डायरेक्टली जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगी। तो जो रेड बटन है वो कॉइल को डी एनर्जाइज करने का काम करता है और जो ग्रीन बटन है वो कॉइल को एनर्जाइज करने का काम करता है। जैसे कॉइल एनर्जाइज होगी जो सप्लाई है वो डायरेक्टली मोटर को मिल जाएगा। ना तो नेक्स्ट स्टार्टर इज स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ टू वे स्विच विच कनेक्ट्स द मोटर इन स्टार फॉर स्टार्टिंग एंड देन इन डेल्टा फॉर नॉर्मल रनिंग। तो नाम से ही पता चलता है, इन्होंने दिया भी है कि इट इज कनेक्टेड इन स्टार फॉर स्टार्टिंग एंड देन डेल्टा फॉर नॉर्मल रनिंग कंडीशन। तो जब भी मोटर स्टार्ट होगा तब भी ये सिर्फ स्टार में कनेक्शन होगा और बाद में ये डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा जो सप्लाई वोल्टेज है वो। तो मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ, स्टार है वो स्टार्टिंग के लिए है एंड डेल्टा है वो हम लोग रनिंग के लिए यूज करते हैं, इज यूज अंडर द रनिंग कंडीशन। तो व्हेन द स्टार कनेक्टेड द अप्लाई वोल्टेज ओवर ईच मोटर फेज इज रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ 1/√3। क्योंकि हमें पता ही है जो VPH यानी कि फेज वोल्टेज होता है इन केस ऑफ स्टार फॉर स्टार कनेक्शन, VPH जो होता है वो लाइन के 1/√3 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ईच फेज में जो वोल्टेज मिलेगा वो 1/√3 टाइम्स से कम होके वहां पे मिल जाएगा। Hence, the torque developed in starting for star delta starter becomes 1/3 times of the DOL starter method। तो हमने देखा ही था लास्ट लेक्चर में कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V² होता है। V² क्या होता है? अप्लाइड वोल्टेज, करेक्ट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। तो अगर मेरा वोल्टेज 1/√3 टाइम्स से कम हुआ तो जो स्टार्टिंग, तो अगर जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका वैल्यू 1/√3 टाइम्स से कम हुआ तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो स्क्वायर टाइम्स ऑफ द 1/√3 टाइम्स ऑफ द DOL स्टार्टर होगा। ये TST इन स्टार डेल्टा स्टार्टर में है और जो ये सेकेंड टाइम हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ये है DOL स्टार्टर की वजह से। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा TST इज 1/3 टाइम्स ऑफ द T इन द DOL। यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग में जो हमें टॉर्क मिलेगा वो 1/3 टाइम्स ऑफ द DOL स्टार्टर के स्टार्टिंग में हमें जो टॉर्क मिलेगा उसके 1/3 होगा। द लाइन करंट इज रिड्यूस टू 1/3। तो इसमें जो लाइन करंट है वो भी 1/3 टाइम्स ऑफ द कम होता है एज कंपेयर टू द DOL स्टार्टर। हेंस ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड व्हेन द मोटर इज स्टार कनेक्टेड इट टेक्स 1/3 एज मच एज स्टार्टिंग करंट एंड डेवलप्स 1/3 एज मच एज टॉर्क। तो जो करंट है वो भी 1/3 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू द DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर हम लोग ऐसे एज्यूम करें कि
ड्यूअल स्टार्टर है वो डेल्टा कनेक्टेड होता है। तो अगर डेल्टा कनेक्टेड हुआ तो जो लाइन करंट है वो भी 1/3 टाइम्स होगा कम, और जो टॉर्क है वो भी 1/3 टाइम्स कम होगा एज कम्पेयर टू द ड्यूअल स्टार्टर। तो ये होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का एडवांटेजेस। तो जो करंट है वो कम होता है, तो यही हमारा एक मेन पर्पज है। लेकिन उसके साथ साथ जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी यहाँ पे कम होता है। तो आगे है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। आप यहाँ पे राइट साइड में डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑटो ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है और उसके वाइंडिंग से ही हम लोगों ने टैपिंग करके ये जो है वो स्टेटर को सप्लाई दिया है। तो ये यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो, ये है स्टेटर वाइंडिंग, और जो लेफ्ट साइड में है ये है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने टैपिंग प्रोवाइड की है। VL है वो अप्लाइड वोल्टेज है टू द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये स्टार कनेक्टेड है, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो भी स्टार कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से जो हमें ईच वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो फेज वोल्टेज मिलता है। फेज वोल्टेज का समथिंग पोर्शन यानी कि x टाइम्स ऑफ द VPH। तो x का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। अगर हम लोग ये जो स्लाइडर है या फिर जो रियोस्टेट है अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये हमें डायरेक्टली स्टेटर को मिलेगा। तो x का वैल्यू है वो फ्रैक्शन है, तो हमें जो यहाँ पे स्टेटर में जो वोल्टेज मिलेगा इट विल बी फ्रैक्शन ऑफ समथिंग VPH, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उसका कुछ फ्रैक्शन हमें जो स्टेटर में अक्रॉस मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इन दिस मेथड रिड्यूस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द मोटर टर्मिनल। सो हमें यहाँ पे अभी तक क्लियर हो गया होगा। व्हेन द मोटर हैज रन अप टू से 80% ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, कनेक्शंस आर सो चेंज दैट द ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स आर कट आउट एंड फुल सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द मोटर। तो स्टार्टिंग के कंडीशन में हम लोग एक रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे ही मोटर है वो स्पीड अप करेगा और उसके 80% ऑफ द नॉर्मल स्पीड पे पहुंच जाएगा, तब जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का पोर्शन है वो हम लोग कट करेंगे, जिसके वजह से जो रिड्यूस वोल्टेज है वो चेंज होकर डायरेक्टली फुल रेटेड सप्लाई वोल्टेज मोटर को मिल जाएगा और वो कंटिन्यूसली रन करेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे करंट के बारे में क्या होता है। तो अगर नॉर्मल रनिंग कंडीशन में यानी कि मैं आई रनिंग लिखता हूँ, तो रनिंग कंडीशन में जो मेरा वोल्टेज होगा वो होगा VPH करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय ZPH। तो ये करंट नॉमिनल में फ्लो होगा। और स्टार्टिंग में क्या होगा, IST ऑफ द मोटर होगा, VPH का x टाइम्स होता है ना, अप्लाई वोल्टेज होता है तो x VPH डिवाइडेड बाय होता है यहाँ पे ZPH। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो करंट हमें मिलेगा मोटर में इट विल बी x टाइम्स ऑफ द I रेटेड या फिर I रनिंग कंडीशन, या तो रेटेड कहो या फिर रनिंग कहो, दोनों सेम ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोगों ने x का वैल्यू चेंज किया तो उसके हिसाब से जो स्टार्टिंग करंट का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा, और x का वैल्यू है वो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो आगे यहाँ पे लिखा है इनपुट वोल्टेज टू द मोटर अंडर द नॉर्मल रनिंग कंडीशन इज VPH एंड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग इट विल बी x टाइम्स ऑफ द VPH वेयर x इज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखते हैं कि टॉर्क से रिलेटेड ये चीज कैसे वेरी करती है। तो हमने देखा ही था कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V² होता है, और V क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज है ना। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V²। तो DOL में हमें जो टॉर्क मिलेगा DOL स्टार्टर के साथ यानी कि नॉर्मल कंडीशन में, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ T DOL, ये हमें डायरेक्टली मिलेगा V² टाइम्स करेक्ट। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में हमें जो स्टार्टिंग में जो टॉर्क मिलेगा वो होगा TST में 80 लिख लेता हूँ यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इट विल बी क्या होगा XV द होल स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XV द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा XV और यहाँ पे मिल जाएगा V², इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तुम्हें चाहिए तो ऐसे भी लिख सकता हूँ TST 80 इट विल बी इक्वल टू द x² टाइम्स ऑफ द टॉर्क इन द DOL। तो DOL में जो मुझे टॉर्क मिलेगा उसके x² टाइम्स मुझे स्टार्टिंग में टॉर्क मिलेगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर के साथ, और x का जो वैल्यू है वो वेरी करेगा 0 से 1 के बीच में, और जो x है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो जितना हम लोग x का वैल्यू चेंज करेंगे उसके हिसाब से जो स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू है वो हमें चेंज होता हुआ दिखेगा। तो अभी नेक्स्ट स्टार्टर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वन इज रोटर रेजिस्टेंस और द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो ये हम लोग नाम से पता चलता है कि रोटर में हम लोग एडिशनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा उन्हें पता चल जाएगा कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसी के अंदर हम लोग जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है रोटर में वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लिप रिंग्स है, तो यहाँ पे लिखा भी है दिस स्टार्टर इज यूज इन स्लिप रिंग रोटर इंडक्शन मोटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस है वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे रोटर के रेजिस्टेंस के साथ। एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग द हैंडल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टेट इज सेट टू ऑफ पोजिशन। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो ये जो लीवर है ये हम लोगों ने या फिर जो हैंडल है वो हम लोगों ने ऑफ पोजीशन पे रखा है।
तो जिसके वजह से ये जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो अभी सर्किट में इन हो गया है। दिस इंसर्ट्स द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन द सीरीज विद द ईच फेज ऑफ द रोटर सर्किट। तो अभी मैंने कहा कि अगर पोजीशन ऑफ पे है तो ये सर्किट में जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा जब भी ऑफ पोजीशन है पे। दिस रिड्यूसेस द स्टार्टिंग करंट एंड एट द सेम टाइम द स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीज ड्यू टू द एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। तो अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया तो क्या होगा, तो जो स्टार्टिंग करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ओम्स रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट है वो कम हो जाएगा। तो जिसके वजह से जो करंट है वो कम होगा एंड स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीज, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ता है। स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। एज द मोटर एक्सेलरेट्स द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली रिमूव फ्रॉम द रोटर सर्किट। तो स्टार्टिंग की कंडीशन में हम लोग सिर्फ जो रेजिस्टेंस है वो ऐड करते हैं, बाद में धीरे धीरे हम लोग उसको कम करते जाते हैं। व्हेन द मोटर अटेन्स द रेटेड स्पीड द हैंडल इज स्विच इन द ऑन पोजिशन, दिस रिमूव्स द होल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम द रोटर सर्किट। तो जैसे ही हमारा जो स्पीड है वो रेटेड स्पीड पे पहुंच जाएगा, यानी कि जितना डिजायर है, तो हम लोग कम कम करते करते डायरेक्टली ये ऑन पोजीशन है वहां पे रख देंगे जो हैंडल है वो, जिसके वजह से जो कंप्लीट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सर्किट में से हट जाएगा और जो हमारा मोटर है वो उसका नॉर्मल रेटेड स्पीड पे रन करेगा और जो करंट है वो भी नॉर्मल जो रेटेड करंट है वो फ्लो होने लगेगा। तो ये है टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टार्टर जो हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट इंडक्शन मोटर में, जिसमें स्पेसिफिकली ये जो स्टार्टर है यानी कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ये हम लोग सिर्फ स्लिप रिंग या फिर जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है उसी के केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ द इंडक्शन मोटर क्या क्या होते हैं, कौन से डिफरेंट मेथड होते हैं। तो मोटर का एक बेसिक काम है कि उसको जो स्पीड है वो कंट्रोल करते आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशंस में हमें डिफरेंट स्पीड की जरूरत होती है। तो अगर सेम इंडक्शन मोटर हमारे पास है तो हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन में उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमें जो स्पीड कंट्रोलिंग है वो भी करते आनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं अभी क्या क्या होता है। जो इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल फ्रॉम द स्टेटर साइड, तो हम लोग स्टेटर साइड से अलग में देखेंगे और जो रोटर साइड है उससे अलग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। तो स्पीड कंट्रोल अच्छे से सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग टॉर्क, जिसका ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। सेकेंड वन इज मैक्सिमम टॉर्क एंड द थर्ड वन इज स्लिप एट द मैक्सिमम टॉर्क। तो ये 3 जो हम लोग इक्वेशंस है ये हम लोग यूज करेंगे, जिसके हिसाब से जो स्पीड कंट्रोल है हम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें क्या होता है वो। सो फर्स्ट वन इज बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि स्टेटर में जो अप्लाइड वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं वो अगर हम लोगों ने चेंज किया तो क्या हो सकता है। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज डिक्रीज द डेवलप टॉर्क डिक्रीजेस। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा ही था, क्या देखा था कि जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, v स्क्वायर। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर। तो अगर हम लोगों ने वोल्टेज कम किया तो टॉर्क का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगा। तो इन्होंने डिक्रीज ही क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग जो अप्लाइड वोल्टेज है उसमें हम लोग सिर्फ डिक्रीज का केस ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि रेटेड वोल्टेज से अगर ज्यादा वोल्टेज हम लोगों ने वहां पे सप्लाई किया तो वो अच्छा नहीं होगा, इक्विपमेंट के लिए डैमेज हो सकता है। तो इसलिए जो वोल्टेज कंट्रोलिंग है वो हम लोग सिर्फ लेस देन द रेटेड वोल्टेज के लिए ही करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल बी लेस देन द रेटेड वोल्टेज यानी कि वी रेटेड। फॉर एनी स्पीड द लोड टॉर्क इज ऑलवेज वांट्स टू रिमेन कांस्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। फॉर एनी स्पीड द लोड टॉर्क ऑलवेज वांट्स टू रिमेन कांस्टेंट। तो जो लोड टॉर्क है वो खुद से कांस्टेंट रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड है उसको वो कांस्टेंट स्पीड पे रन करने की कोशिश करेगा। कांस्टेंट स्पीड यानी कि जो उसका डिजायर स्पीड है। तो उसके वजह से अगर कुछ पैरामीटर चेंज हो गए फिर भी वो जो लोड टॉर्क है वो खुद कांस्टेंट रहने की कोशिश करेगा और बाकी के पैरामीटर चेंज करेगा। ठीक है, तो क्या होते हैं देख लेते हैं। हेंस फॉर प्रोवाइडिंग द सेम लोड टॉर्क द स्लिप इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द वोल्टेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्पीड डिक्रीजेस। तो ये हम लोगों ने स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि क्या होता है। फॉर द सेम लोड टॉर्क यानी कि जो लोड टॉर्क है वो कांस्टेंट रखने के लिए द स्लिप है वो इंक्रीज करेगा विद द डिक्रीज इन द वोल्टेज। तो अगर हम लोगों ने वोल्टेज डिक्रीज किया तो जो स्लिप का वैल्यू है वो इंक्रीज होते जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्पीड है वो डिक्रीज होते जाएगा। दिस मेथड इज द इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट मेथड। तो अभी हम लोगों ने जो राइट साइड में जो 3 इक्वेशन लिखे हैं इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे अच्छे से क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है वहां पे, फर्स्ट वन इज टीएसटी। टीएसटी यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क। तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि टीएसटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर है, करेक्ट। सो इफ हम लोगों ने वोल्टेज डिक्रीज किया तो जो स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू है वो भी कम होते जाएगा। एग्री, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है टी मैक्स का कंडीशन। सो आप यहाँ डायरेक्टली देख सकते हो कि टी मैक्स है इट इज
ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे इक्वेशन में ई स्क्वायर लिखा है, ई टू स्क्वायर लिखा है। ई2 में यानी कि जो रोटर को इनपुट होता है, तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में कि अगर हम लोगों ने सप्लाई वोल्टेज कम किया तो जो रोटर का जो इनपुट वोल्टेज है वो भी कम होते जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे वी स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। सो अगर हम लोगों ने स्टेटर वोल्टेज कम किया तो जो इंड्यूस वोल्टेज है ई2 वो भी कम होते जाएगा। सो फॉर टीमैक्स ऑल्सो इफ वोल्टेज इज डिक्रीज टीमैक्स इज ऑल्सो डिक्रीज। हम लोग सिर्फ डिक्रीज का ही कंसिडर करें क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है सिर्फ हम लोग लेस देन द वी रेटेड के लिए ही ये जो मेथड है वो कंसिडर करते हैं। एंड द थर्ड वन इज स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क, स्लीप एट टी मैक्स। तो स्लीप एट टी मैक्स क्या है, R2 अपॉन X2, ठीक है, ये है R2 अपॉन X2, R2 अपॉन X2। तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज का यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, R2 और X2 है वो कोई भी चेंज नहीं करेगा अगर वोल्टेज की चेंज होने से। तो जो S का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो स्लीप है एट मैक्सिमम टॉर्क वो कांस्टेंट रहेगा और जो स्टार्टिंग टॉर्क और टी मैक्स है वो हमें कम होते हुए दिखेगा अगर वोल्टेज कम करेंगे तो इससे अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है जहाँ पे V1, V2 और V3 के लिए 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। जहाँ पे जो V1 का वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, V2 का वैल्यू उससे कम है, यानी कि V2 अगर हम लोग कम करेंगे, अगर वोल्टेज कम करेंगे यानी कि V2 के इक्वल, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी कम होते जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और जो वोल्टेज का वैल्यू है वो भी कम होगा। सिमिलरली जो टी मैक्स का वैल्यू है वो भी यहाँ पे कम हो गया है, करेक्ट। अगर हम लोग और वोल्टेज कम करेंगे यानी कि V2 से V3 के लिए, तो जो टॉर्क है वो भी और कम हो जाएगा, TST3, ठीक है, इससे भी कम हो जाएगा, और जो टी मैक्स का वैल्यू है वो भी यहाँ से यहाँ तक कम हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये होता है स्लीप एट टी मैक्स, ठीक है। तो स्लीप एट टी मैक्स तो कांस्टेंट है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों के लिए जो मैक्सिमम टॉर्क है वो सेम स्लीप के लिए आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है स्लीप इज कांस्टेंट। तो स्लीप चेंज हो नहीं रहा है, ये हम लोगों ने इक्वेशन से देखा। और अगर प्लॉट करेंगे तीनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने TL भी ड्रॉ किया है, ये है लोड टॉर्क। तो हम लोगों ने ऐसा कहा भी है कि जो लोड टॉर्क है इट ऑलवेज वांट्स टू रिमेन कांस्टेंट, तो हम लोगों ने कांस्टेंट लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट में जो TST है, TST1 एंड TST2 इट इज ग्रेटर देन द लोड टॉर्क, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क है वो ग्रेटर देन द लोड टॉर्क है, तो जो मोटर है वो इजीली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम आता है थर्ड कंडीशन के लिए, यानी कि अगर TST3 के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि TST3 है यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क फॉर द थर्ड कंडीशन फॉर द वोल्टेज 3V3, तो उसके लिए जो स्टार्टिंग टॉर्क का जो वैल्यू है वो लेस देन द लोड टॉर्क वैल्यू, करेक्ट, यानी कि लोड टॉर्क का वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग टॉर्क। सो फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन जो मोटर है वो स्टार्ट होगी ही नहीं। V1 V2 के लिए होगी, लेकिन फॉर V3 जो वोल्टेज इतना हम लोगों ने कम किया तो जो मोटर है वो स्टार्ट होगी ही नहीं। तो इसलिए जो वोल्टेज वेरिएशन करते हैं वो भी हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। एक सर्टन लेवल के बाद अगर हम लोग और कम करते जाएंगे तो मोटर है वो डायरेक्टली आके रुक जाएगी या फिर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, जो हम लोग स्टार्टर में भी अप्लाई करते हैं रिड्यूस वोल्टेज, वो भी हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कितना जो वोल्टेज है वो कम कर रहे हैं। अगर बहुत ही कम कर दिया तो जो मोटर है वो स्टार्ट होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ये है बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज मेथड। तो अभी नेक्स्ट मेथड देखते हैं स्टेटर साइड में। तो अभी नेक्स्ट मेथड है बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट था बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, ये सेकंड है अगर हम लोगों ने स्टेटर में जो अप्लाई कर रहे हैं जो सप्लाई, उसका अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम लोगों ने वेरी किया तो चेंज करके, फ्रीक्वेंसी चेंज करके भी हम लोग जो स्पीड वेरिएशन है वो कर सकते हैं। सो इन दिस मेथड द अप्लाइड वोल्टेज इज कांस्टेंट, वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखा है और जो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ उसी को हम लोगों ने वेरिएबल किया है। V है वो कांस्टेंट है और जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल है। तो अभी एक एक करके देखते हैं कि इसका वेरिएशन कैसे आता है, स्टार्टिंग टॉर्क टी मैक्स का और स्लीप एट द मैक्सिमम टॉर्क का। तो फर्स्ट वन इज TST, करेक्ट, TST। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हो जो पूरे फॉर्मूले में 3 डिवाइडेड बाई 2π/ns का भी टर्म है TST में, करेक्ट। तो हमें पता ही हम लोगों ने NS क्या होता है, NS होता है सिंक्रोनस स्पीड एट RPS होता है, डजेंट मैटर, हम लोग यहाँ पे RPS के लिए कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है 120F/P। तो हमें सिर्फ काम का यही देखना है कि NS है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। सिंक्रोनस स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमें काम का है, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो TST का क्या होगा, तो TST हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, मैं 2 अलग अलग ये जो है वो ऐसे डिफरेंट कंसिडर लिख रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा वो।
तो एक जो कांस्टेंट टर्म है उसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे, और जो दूसरा है वो राइट साइड में जो रोटर पैरामीटर्स है उसके रिगार्डिंग हम लोग कंसिडर करेंगे। सो टी एस टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं एन एस के लिए 1/f, क्योंकि जो एन एस है वो डिनोमिनेटर में है। सिमिलरली जो सेकेंड जो ब्रैकेट है उसमें क्या है, E2 हम लोग तो कांस्टेंट रख रहे हैं तो न्यूमरेटर सब कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 1/x² है, तो x है यानी कि जो रिएक्टेंस है वो भी हमें पता है, x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होता है, करेक्ट, यानी कि ns और x दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है। तो डिनोमिनेटर में x² का वैल्यू है तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1/f²। तो मैं ओवरऑल लिख सकता हूँ कि जो TST है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/f³, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मैंने चेंज किया तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्यूब टाइम्स उसका चेंज हो जाएगा, 1/³ टाइम्स उसका वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड अभी देखते हैं क्या है, सेकेंड वन इज Tmax है। तो Tmax के कंसिडर में Tmax में भी 1/ns है, तो ये भी इसके लिए भी मैं 1/f लिख लेता हूँ क्योंकि ns डिनोमिनेटर में है। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में हमें x2 का टर्म मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो x2 का टर्म है, तो इसके लिए मैं 1/f लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल जो Tmax है वो हमें मिलेगा, Tmax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/f², क्लियर। तो ये दोनों चीजें हमें मिल गई, जो TST है वो भी मिल गया और जो Tmax है वो भी हमें यहाँ पे मिल गया। अभी बचा तीसरा यानी कि स्लीप एट Tmax, स्लीप एट Tmax। तो ये क्या होगा, स्लीप एट Tmax है R2/x2 और x2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्लीप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/f। तो जो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तीनों के तीनों जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ ऐसी बनेगी, हम लोगों ने नॉर्मल कंडीशन पे यानी कि f = 50 हर्ट्ज अगर रहा तो हमें कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट ट्वाइस कर दी, 50 हर्ट्ज से डायरेक्टली 60 हर्ट्ज की, तो हमें जो स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू है वो बहुत ही कम मिलेगा, आप देख सकते हो, क्योंकि अगर हम लोगों ने 2 टाइम्स की तो उसका क्यूब टाइम्स यानी कि 1/³ टाइम्स उसका वैल्यू है वो स्टार्टिंग टॉर्क का कम हो जाएगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत कम हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी की वजह से जो सिंक्रोनस स्पीड है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो सिंक्रोनस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम लोगों ने ट्वाइस कर दी तो जो सिंक्रोनस स्पीड है वो भी ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि 1500 से डायरेक्टली वो 3000 पे चला जाएगा, तो सिंक्रोनस स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो स्लीप है एट मैक्सिमम टॉर्क, जो स्लीप है मैं स्लीप 1 लिख रहा हूँ, S1 एंड S2, तो अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डबल किया तो जो स्लीप का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट मेथड है कांस्टेंट V/f कंट्रोल मेथड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है V/f कंट्रोल मेथड, तो ये ध्यान से सुनना क्या होता है। लास्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखा था और जो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ उसी को वेरी किया था। लेकिन ये पर्टिकुलर मेथड में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल वोल्टेज है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, इसे हम लोग डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि जिस रेशियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, जिस प्रोपोर्शन में हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, उसी सेम प्रोपोर्शन में हमें वोल्टेज है वो चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर V/f का अगर हम लोग वहाँ पे रेशियो लेंगे तो हमें वो कांस्टेंट मिलेगा। जितना फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे जितने टाइम्स, उतने ही टाइम्स जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इसलिए बहुत पॉपुलर है, तो इसी की वजह से इन्होंने सिलेबस में भी अलग से मेंशन करके लिखा है। एज इन द अबव मेथड, यानी कि अबव मेथड यानी कि जो प्रीवियस मेथड हम लोगों ने कंसिडर किया था, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड कीपिंग द रेटेड सप्लाई वोल्टेज, द एयर गैप फ्लक्स विल टेंड टू सैचुरेट। तो अगर हम लोगों ने प्रीवियस मेथड में सिर्फ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम किया और जो वोल्टेज है वो अप्लाइड वोल्टेज यानी कि रेटेड वोल्टेज रखा, तो जो एयर गैप्स है, एयर गैप में जो फ्लक्स डेवलप होता है, एयर गैप में फ्लक्स डेवलप होता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंसिडर किया था, क्योंकि स्टेटर से एयर गैप में आता है और एयर गैप से बाद में वो रोटर में लिंक होता है। तो जब भी वो एयर गैप में जो फ्लक्स होता है वो सैचुरेट हो जाता है अगर हम लोगों ने लास्ट मेथड से स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश की तो। दिस विल कॉज द एक्सेसिव स्टेटर करंट एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द स्टेटर फ्लक्स फ्लो। तो अगर ज्यादा फ्लक्स सैचुरेट होने लगेगा तो इसके वजह से जो स्टेटर करंट है वो भी एक्सेस में बढ़ते जाएगा एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द स्टेटर फ्लक्स फ्लो। तो इससे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है जो प्रीवियस मेथड है, तो उससे
ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने जो ये V/F कंट्रोल मेथड है, कांस्टेंट V/F कंट्रोल मेथड, वो इंट्रोड्यूस किया। देयरफॉर द स्टेटर वोल्टेज शुड आल्सो बी रिड्यूस इन प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी सो एज टू मेंटेन द एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि हम लोग ये मेथड क्यों लाए हैं, या फिर वोल्टेज भी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम लोग क्यों वेरी करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग टॉर्क टी मैक्स और जो स्लीप है मैक्सिमम टॉर्क के रिगार्डिंग, उससे क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ V/F इज कांस्टेंट, ठीक है, और V/F कांस्टेंट रखने के वजह से जो एयर गैप फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग टॉर्क TST। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो NS है वो 1/F है, और हम लोग यहाँ पे वोल्टेज भी है वो, यानी कि जो E2 है वो भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि E2 भी हम लोग वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ V है वो भी वेरिएबल है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वेरिएबल है। लास्ट केस में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट था, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे थे। तो अभी हम लोग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो दोनों टर्म्स है वो कंसिडर करेंगे। सो TST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/F बिकॉज ऑफ द NS। एंड अभी क्या आएगा, ऊपर E2 है, तो E2 की जगह पे मैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करें उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो वोल्टेज है वो चेंज करेंगे। तो इसलिए मैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग ही ले रहा हूँ, वोल्टेज भी है वहाँ पे भी। तो F² हो जाएगा क्योंकि E2 स्क्वायर की वजह से, और नीचे X2 की वजह से हमें F² वापस मिल जाएगा। ये F2 हटा देता हूँ, सिर्फ F है, तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ F है, ठीक है। तो ऊपर है E2 स्क्वायर, नीचे है X²। तो ये जो F² है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और फाइनली हमें मिलेगा TST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा स्टार्टिंग टॉर्क से रिलेटेड कंडीशन। देन द सेकेंड वन इज Tmax। तो Tmax के लिए क्या होता है, Tmax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/F बिकॉज ऑफ द NS। और ऊपर क्या है, F² होगा, F² बिकॉज ऑफ द E2 स्क्वायर, एंड नीचे है X2 यानी कि डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें मिल जाएगा, ये दोनों F² बन जाएंगे, और ऊपर न्यूमरेटर में F² ऑलरेडी से है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं Tmax इज कांस्टेंट, करेक्ट। Tmax कांस्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर भी F² है और नीचे भी F² है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज स्लीप एट Tmax, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लीप आएगा वो। तो अभी हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्लीप एट द Tmax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द X2। तो ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, R2 का तो कोई काम है ही नहीं यहाँ पे। तो स्लीप ऑल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/F, स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क। तो इससे रिलेटेड जो वेवफॉर्म बनते हैं या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो कुछ ऐसी बनेगी, जहाँ पे आप देख सकते हो जो Tmax है, Tmax का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे Tmax कांस्टेंट है। अगर हम लोगों ने 50 हर्ट्ज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, और अगर फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने हाफ कर दी, तो यह सिमिलरली जो सिंक्रोनस स्पीड है वो हाफ हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग टॉर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ जाएगा। स्लीप भी आप यहाँ पे देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा कुछ आपका जो वेवफॉर्म है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बन जाएगा। तो इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा आपको सिखाया, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि क्या एग्जैक्टली चेंज होता है स्पीड कंट्रोलिंग में, और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कैसी दिखाई देगी। नेक्स्ट वन इज चेंज इन द स्टेटर पोल। तो नाम में लिखा है स्टेटर पोल। तो क्या होता है इसमें, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड it can be seen that the synchronous speed and hence the running speed can be changed by changing the number of stator poles। तो हम लोगों ने synchronous speed क्या है अभी तक बहुत बार डिस्कस किया है। तो NS होता है, यानी कि synchronous speed is 120F/P, ठीक है। F होता है फ्रीक्वेंसी एंड P इज द नंबर ऑफ पोल्स। चाहे तो मैं लिख लेता हूँ P इज अ नंबर ऑफ पोल्स। तो ये होता है P इज द नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि जो होता है स्टेटर पोल्स होते हैं। तो यहाँ से क्या दिखाई देता है कि अगर हम लोग P की वैल्यू चेंज करेंगे बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो जो सिंक्रोनस स्पीड का जो वैल्यू है वो भी चेंज करेगा। तो जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको फर्दर, NS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोल। तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। बाकी अगर सब चीजें हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो सो इफ पोल हम लोग इंक्रीज करेंगे तो जो सिंक्रोनस स्पीड का जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा। मैं चाहिए तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, एट P इज इक्वल टू 4 का वैल्यू एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोगों ने 50 हर्ट्ज ही अज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें NS का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 120F/P विच इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1500 RPM, ठीक है।
और अगर हम लोगों ने एट p इज इक्वल टू 10 लेते हैं एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज रखते हैं, तो जो ns का वैल्यू हमें मिलेगा ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p विच इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 600 rpm। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई देता है कि अगर हम लोग पोल का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इफ पोल इज इंक्रीज, तो जो स्पीड का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, अगर पोल इंक्रीज हुआ तो स्पीड डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे लिखा है दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो ऐसा क्यों, सिर्फ स्पेसिफिकली स्क्विरल केज के बारे में क्यों बोल रहा है, क्योंकि बिकॉज स्क्विरल केज रोटर एडेप्ट्स इटसेल्फ एनी नंबर ऑफ द स्टेटर पोल, बिकॉज ऑफ द जो हम लोग रोटर बार वहां पे यूज करते हैं, तो इसलिए जो कोई भी स्टेटर के जो पोल्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो अपना स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होगा उसमें जो पोल्स है वो ऑटोमेटिकली इंड्यूस होंगे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग अलग से वाइंडिंग डिजाइन करते हैं और जितने नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स होते हैं उसी के हिसाब से जो रोटर की वाइंडिंग है वो हम लोग डिजाइन करते हैं, करेक्ट। तो अगर हम लोगों ने स्टेटर पोल चेंज किए और रोटर पोल जो है वो वहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और मैंने वहाँ पे कहा भी था लास्ट लेक्चर में कि अगर मोटर घूमनी है तो उसके लिए एक मेन फंडामेंटल कंडीशन है दैट द रोटर पोल शुड बी इक्वल टू द स्टेटर पोल। तो अगर स्टेटर पोल बढ़ गए या फिर कम किए और जो रोटर पोल है वो सेम नंबर रखे तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मोटर है वो स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग ये जो मेथड है ये सिर्फ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, जहाँ पे हम लोग रोटर बार्स यूज करते हैं, उसी के केस में हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं स्पीड कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख गई है पहले से ही, देखते हैं क्या होता है फिर भी। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल टू स्लिप रिंग मोटर। तो ये क्यों है ये हमें पता ही है, क्योंकि रोटर साइड में हम लोग अगर रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं एक्सटर्नली तो ये ओनली पॉसिबल है फॉर द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि स्क्विरल केज में हम लोग जो एंड रिंग्स है उससे शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहाँ पे हम लोग कुछ ऐड ही नहीं कर सकते। तो यही इन्होंने यहाँ पे दिया है फर्स्ट जो लाइन है वहाँ पे। तो डायरेक्टली हम लोग अभी जंप करते हैं जो अपना कैरेक्टरिस्टिक उसके रिगार्डिंग। तो हम लोगों ने बहुत बार अभी डिस्कस किया है कि रोटर में अगर हम लोग रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए TST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R2, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टली क्लियर हो गया। तो अगर रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इफ रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, तो जो TST का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड वन इज Tmax का वैल्यू। Tmax का वैल्यू क्या है आप देख सकते हो फॉर्मूला में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो Tmax का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। साइड बाय साइड आप कैरेक्टरिस्टिक भी कंपेयर कर लेना। एंड द थर्ड वन इज स्लीप एट Tmax। तो स्लीप एट Tmax का फॉर्मूला क्या है, R2 अपॉन X2, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R2। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा तो स्लीप का जो वैल्यू है वो भी बढ़ते जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो R1, R2, R3 डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की है, जहाँ पे R1 का वैल्यू सबसे कम है, R1 इज अ मिनिमम, एंड जो R3 का वैल्यू है वो होगा यहाँ पे मैक्सिमम। तो इसके हिसाब से जो स्लीप है वो भी बढ़ते जाएगा टूवर्ड्स द 1। तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा तो स्लीप का वैल्यू है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे स्पीड कंट्रोलिंग के और स्टार्टिंग मेथड्स के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है वो। तो अभी बहुत सारी थियरी डिस्कस हो गई है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली जो क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है हमारे पास, तो उसकी बहुत सारी जम के प्रैक्टिस करेंगे इंडक्शन मोटर की, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम उसके आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो इंडक्शन मोटर एक डिमांडेड टॉपिक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो हमें कमेंट्स में पूछना, या फिर हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो अगर आपको दोनों वीडियो, लास्ट वीडियो और ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडक्शन मोटर पे, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ समझ में आ गया इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, और आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना। और भी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इंडक्शन मोटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।